राम की शक्ति पूजा में जो शुरू के लगभग 3 स्टैंजा मान लो, थोड़े ज्यादा संस्कृत निष्ठ है। अब थोड़े ज्यादा संस्कृत निष्ठ है तो इसको समझो कि यूपीएससी ने वैसे ज्यादा पूछ भी नहीं रखा कि आप ज्यादा जो कठिन है उनको मत रखा। अब यूपीएससी नहीं पूछता ज्यादा कठिन, तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। लेकिन जो पहला स्टैंजा है, जिसको आप पंक्ति मानो, पहली 4 पंक्तियां हैं, उनको हम समझते हैं और फिर कोशिश करते हैं आगे क्या क्या जो प्रमुख व्याख्याएं हैं उनका क्या मतलब निकलता है। जैसे पहला अंश है रविवार, और रविवार पहला चरण ही है। 5 चरणों में जैसे बताया था कि 5 स्टेप होते हैं। ये निबंधता का आधार पर नहीं है सारी चीजें मुक्त, लेकिन चरण के आधार पर 5 टाइप से बटा हुआ है या फिर 5 चरण में बटा हुआ है। पहला चरण ही है रवि हुआ, ज्योति के पत्र पर लिखा, रह गया राम रावण का अपराजेय समय। मतलब कल भी मैंने समझाया था कि जो अ, समय था या फिर पहले जो युद्ध होते तो उनमें टाइम के हिसाब से होता था कि अगर सूरज डूब गया है, लिखा है ना, रवि हुआ अस्त जोत के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। और अपराजेय बड़े प्रयोग हो रहा है, मतलब राम भले कमजोर हो रहे हैं। और रवि हुआ अस्त एक तरह से ये भी प्रतीक है कि जैसे सूरज का ढलना मतलब अंधकार छा जाना। तो अंधकार छा जाना भले ये प्रतीक है कि राम थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन जब शब्द आता है कि अपराजेय समर, तो वहां पे समझ आता है अभी कोई हारा नहीं है, हार और जीत तय नहीं हुआ। तो रवि हुआ अस्त ज्योत के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। समर मतलब युद्ध। आज का तीक्ष्ण सर विदित क्षिप्र कर, क्षिप्र कर, क्षिप्र मतलब समझो तीव्र, और कर मतलब हाथ, जो हाथों से संचालित तेज। आज का तीक्ष्ण सर विदित मतलब जो बाणों की धाराएं समझो। विदित मतलब का जो तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब घातक या फिर तीव्र जो भी है। क्षिप्र कर मतलब हाथों से संचालित तीव्र वेग प्रखर, दोनों ओर से राम और रावण, दोनों ओर से जो हाथों से संचालित बाण हो रहे हैं, दोनों को हमला कर रहे हैं या फिर आक्रमण कर रहे हैं, ऐसा कुछ साफ साफ मतलब है। इसको और सरल करना चाहोगे, एक बार पढ़ने के बाद उससे हो जाएगा कि क्या मतलब निकलता है। कि राम और रावण का युद्ध इस प्रकार है कि दोनों ओर से हाथों द्वारा संचालित तीव्र बाण या फिर बाणों की तीव्र धाराएं निकल रही हैं। शतसेल संवरणशील वर्ड थोड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब हम आ, काव्य खंड बताएंगे या फिर जब हम काव्य विशेषता बताएंगे, सौंदर्य देखेंगे कि निराला ने शब्दों को मिला के एक नए शब्द रचने का प्रयास किया है, जैसे हम संयोजक शब्द बोल लें या फिर यौगिक शब्द बोल लें। तो इस सतसेल संवरणशील, इसका क्या मतलब हुआ? सत मतलब 100, सेल जैसे अगर सैल होता तो सैल का अर्थ दूसरा हो जाता है, सैल मतलब पर्वत। लेकिन सत सेल, सेल मतलब बर्छी, बर्छी समझते हो? नहीं, नाम सुना है सर, लेकिन समझते नहीं है सेल के। या सेल, वो सेल बेचने वाला का यहाँ पर होगा वो सर। बेचने वाला नहीं, सेल मतलब जो बर्छी है, भाला समझो कि सत सेल, 100 भाला रूपी तीर जो है, तो भाला रूपी तीर है, बर्छी रूपी तीर है। तो सत सेल संवरणशील, संवरणशील मतलब सहन करने की, शील, शील मतलब क्षमता रखने वाले, नील नव गर्जित स्वर। ये सारी चीजें आपको समझ आ रही है कि जो युद्ध हो रहा है, जैसे पहले थोड़ा टाइम पीरियड समझो। 1936 की रचना है, 1936-37 की। अब 1936-37 की रचना है, तो वही तरीका चलता है कि गीत बताना है, कहानी बताना है, तो शुरुआत में ही थोड़ी रोचकता बना देनी है
कि ये जो चीज है पढ़ के लगे कि हाँ कोई बहुत बड़ी बात होगी, और वास्तव में राम की शक्ति पूजा बात नहीं है। तो उसको थोड़ा और बड़ा बनाने के लिए ऐसे कहा गया कि युद्ध जो हो रहा है, बाण की धाराएं या फिर बाण तीव्र गति से वेग प्रखर रूप से आ रहे हैं, वो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन किस तरह के बाण सहने की क्षमता रखने वाले, जैसे सत सेल, मतलब 100 बरछी भालाओं को सहन करने वाली क्षमता रखने वाले नील नभगर्जित स्वर। ये हमको समझ आ रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा ये समझ सकते हो कि जब आप इसमें भाव पक्ष बताओगे, तो भाव पक्ष में आप क्या रिलेट करोगे? ये ये तो समझ आ रहा है कि अर्थ ज्यादा गहरा है नहीं, पर उसको कठिन करने की कोशिश की गई है कि अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अतिशयोक्ति अलंकार तो आप काव्य पक्ष में बता गए, लेकिन भाव पक्ष में आप क्या बताओगे कि जो युद्ध हो रहा है ना, ये युद्ध आसान युद्ध नहीं है। जैसे कल मैंने बताया था, बच्चन सिंह क्या बोलते हैं कि जो निराला है कहाँ से हारे हुए, आर्थिक, ग्राहिस्थिक, सामाजिक और साहित्यिक युद्ध से हारे हुए। तो ये ना सिर्फ कोशिश है कि आपको आर्थिक रूप से सशक्त बना देगा या फिर सामाजिक या ग्राहिस्थिक रूप से सशक्त बना देगा, बल्कि जो थाती मिली थी, जो उनको मिली थी एक कवि होने की, या फिर जयशंकर ने जो अमानत सौंप गए थे एक बड़ा कवि, और उसके बाद छायावाद की जो एक संपन्नता है, तो उसी को वो संभालने का प्रयास कर रहे हैं। तो सतशील संवरणशील इस अर्थ में भी बहुत ही बड़ा भाव रखता है। कोशिश कर रहे हैं निराला सर्ववर्धित क्षिप्र कर इतनी बड़ी बड़ी जो संकीर्णिष्ठ शैली में बातें बता रहे हैं निराला अक्सर इसी भाषा में। और आप सोचो कि जब ये इस भाषा में बातें कर रहे हैं, तो ये बात करना हमारे लिए क्यों जरूरी है? हम सीधे सीधे व्याख्या करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नहीं, यूपीएससी एक सवाल पूछता है कुकुरमुत्ता में कि निराला की जो कविता कुकुरमुत्ता है, अनुभूत के आधार पर और अभिव्यक्ति के आधार पर, दोनों स्तरों पर जो काव्य अभिजातता है उससे वो दूरी बना के रखते हैं। ये समझ आता है कि एक इंसान या फिर एक रचनाकार जो इतनी बड़ी बड़ी बातें रख कह सकता है, या फिर जिनके बारे में कहा जाता है कि कवियों की थाती संभालने वाले कवि, या फिर महाप्राण निराला या फिर अपराजेय निराला अगर उन्हें कहा जाता है, या फिर जनता का कवि कहा जाता है, तो जनता के कवि ऐसे नहीं बने। जो उनके पास है संस्कृत निष्ठता है, तो संस्कृत निष्ठा से वो नीचे भी आ सकते हैं, और वो ये भी कह सकते हैं अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू तूने रंगो आज। तो ये भाव के आधार पर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इतनी गहरी बातें की गई हैं। समझे? कोई सवाल है तो बताओ, क्लियर अगर नहीं कर पाया मैं तो। सर तो यहाँ पर थोड़ी संस्कृत की डिमांड क्यों ज्यादा है? लेकिन सर आपने बताया था कि अच्छे जो लेखक होते हैं थोड़े उनकी शैली थोड़ी बेहतर होती है, कुछ अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर यहाँ पर संस्कृत ये समझ में नहीं कि संस्कृत के यहाँ पर डिमांड थोड़ा ज्यादा है कि संस्कृत के शब्द ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो, आ, हम रिलेट ही कर लेते हैं अगर ऐसा सवाल आता है थोड़ा एक्सटेंड करके, कि निराला की राम की शक्ति पूजा में, और तुलना करते ही रहते हैं, कभी राम की शक्ति पूजा की तुलना कर देंगे उससे दास से, कभी कह देंगे सरोज स्मृति और जो तुलसीदास है वो दोनों मिलके राम की शक्ति पूजा तुलना करते रहते हैं। तो एक तुलना हम ऐसे भी कर लेते हैं कि जो राम की शक्ति पूजा है और जो कुकुरमुत्ता है, दोनों की भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान को यूपीएससी की भाषा में आप बोल लो, कुछ भी बोल लो, यूपीएससी की भाषा में जो बोलना, तो ये जमीन आसमान का अंतर आपको क्यों दिखता है, बताओ जरा। सर इसमें सर सबसे पहले बता देंगे कि इसमें जो है थोड़ी भाषा तो सरल है, लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है थोड़ी थोड़ी द्वंद्वात्मक है। और और सब उसमें देखो, मैं प्रूव करता हूँ कि क्या चीज है, ठीक है। 1936 की रचना एक है जो अभी कवि जो है अपना आधार बना रहा है,
किस चीज से टूटा हुआ है? एक और मन रहा राम का जो न थका, या फिर एक और मन रहा निराला का जो न थका। कहाँ से थका है? टूटा हुआ मन, बिखरा हुआ मन। और वो टूटे बिखरे हुए मन को संभालते हुए अपराजेय निराला है। तो 1936 में ऐसी बात है, और उससे पहले ही वो लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो कुकुरमुत्ता लिखते हैं, तो एक तरह से आर्थिक रूप से भले ना कहो कि सशक्त हो पाते हैं, नहीं हो पाते, पर सामाजिक और साहित्यिक रूप से वो समृद्ध हो पाते हैं। गृहस्थिक रूप से तो उनकी पत्नी पहले ही मर गई थी, और उनका कोई संबंध किसी खास विशेष से नहीं था। लेकिन अगर आप सामाजिक और साहित्यिक रूप से देखो, तो वो थोड़े समृद्ध हो गए थे। आप साहित्यिक और सामाजिक स्थिति से आप समृद्ध हो जाते हो, छायावाद से आप निकलकर प्रगतिवाद में चले आते हो, तो फिर आपकी भाषा में वो जो स्वच्छंदता है ना, तो वो मुक्त स्वच्छंदता हो जाती है। आपकी भाषा में भी मुक्त स्वच्छंदता हो जाती है। जो छायावाद में स्वच्छंदता किस स्तर पर थी? केवल वैयक्तिक चेतना के आधार पर, केवल वैयक्तिकता के आधार पर। तो आप जब एक टाइम पीरियड से निकलते हो, सामाजिक परिवेश से निकलते हो, विचारधारा से निकलते हो, तो आपकी कविताओं में वो अंतर दिखना जरूरी बात है। और बात करते हैं निराला मौलिकता की ना, कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, या फिर आराधन का दो दृढ़ आराधन से उत्तर। दृढ़ आराधन से उत्तर ये वैसे ही देने वाले हैं कि पूंजीपति वर्ग का उत्तर, वो जैसे तुमने मुझे दुत्कारा है या फिर तुमने मुझे निम्न समझा है, तो मैं भी तुम्हें निम्न समझूंगा। और मैं भी तुम्हें जितने भी प्रकार से, एक शब्द है लंठ शब्द का यूज करते हैं निराला अपनी कविता में, तो उस शब्द को आप बता सकते हो कि ऐसी चीजें समझ आती हैं कि हाँ, इस स्तर पर हाँ, अब बातें की जा सकती हैं या फिर रिलेट किया जा सकता है। ठीक है। अभी भी लेकिन सर और सर इसमें एक बताया गया कि एक जैसे नहीं हाँ सर कि राम की शक्ति पूजा में जैसे कि वो मन से तो अपने थी सर हार जाते हैं लेकिन अपने मन से नहीं हारते हैं। और उसमें सर कुकुरमुत्ता में उसमें भी कुकुरमुत्ता में देखे सर तो उसमें भी सर अच्छा से गुरुमुत्ता में वो थोड़ा आगे निकल चुके होते हैं। आज हम प्रगतिवाद की ही बात करने वाले हैं। हम तो निराला की थोड़ी कविता को लेके चल रहे हैं, क्योंकि निराला भी जुड़े हुए हैं बात से। और ज्यादा करने हैं या फिर हम नहीं करते हैं? आप बताओ जैसा समझ आ रहा हो। ज्यादा तो दिक्कत है नहीं। जैसे जो तीसरा चरण है, मान लो आगे हम बढ़ेंगे या फिर दूसरे चरण में आगे हम आए। 5 चरणों में ये कविता विभक्त है। और मान लो दूसरा चरण है लौटते युगदल। तो मतलब एक स्थिति होती है, जैसे कल मैंने समझाया था, एक स्थिति होती है जहां पे क्लियर नहीं हुआ है कि युद्ध कौन जीता है, लेकिन फिर भी संशय बना हुआ है। और जो खेल में, मान लो टेस्ट मैच चल रहा है, तो खेल में पीछे है, तो उसके मन में भले लड़ने का आगे जिज्ञासा हो, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे रहता है, मेंटली रूप से वो पीछे रहता है। तो जब समझ आता है कि रब हुआ पहले चरण में और दूसरे चरण में, जब दोनों युगदल लौटते हैं, एक युगदल जिसके साथ शक्ति भी है, शक्ति मतलब देवी शक्ति, तो वो थोड़ा और उत्साहित हो जाता है। और दूसरा जो ये सोचता है कि इतनी सारी चीजें मैंने सही की, फिर भी जो साथ दिया जा रहा है वो दूसरे दल का या फिर अधर्म का साथ दिया जा रहा है। तो वहां पे लौटते युगदल एक तरह से आपको, जब रवि अस्त होता है तो निराशा के आप कसौटियों में चले जाते हो। और आप जैसे प्रसंग बताना होगा आपको, तो प्रसंग यहाँ पे बहुत ही सरल हो जाएगा अगर आप मान रहे हो कि कौन से चरण की कविता है। अगर आपको पता है चौथे चरण की कविता है, और जो जामवंत है कह रहे हैं आराधन का दो दृढ़ आराधन से उत्तर, और लास्ट लाइन है शक्ति की करो मौलिक कल्पना। तो आप जैसे समझ रहे हो खिल गई सभा, जो चौथा चरण है। तो खिल गई सभा मतलब जब आशा की किरण तो होती है, लेकिन आपको सहारा मिल जाता है, तो वो चीजें और निखर के आती हैं। जैसे
हम कामायनी से रिलेट करें, कामायनी से क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें छायावाद से जोड़ना है थोड़ा इसको। छायावाद से जोड़ो। जैसे जो मनु है, तो मनु को दूसरे सर्ग में, आशा सर्ग में दिखता है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही वो तीसरे सर्ग में पहुंचता है तो लाइन मिलती है, उषा की पहली लेखा कांत, और वही किरण समझा जाती है कि उसकी जो काम है उसका आश्रय मिल चुका है, श्रद्धा उसके काम को आश्रय देगी, तो वहां पे खिल गई सभा जैसी कॉन्टेक्स्ट बनता है। तो अगर अगर तुलना की बात हुई, तो आप ऐसे तुलना कर सकते हो कि सेम बात छायावाद के इस कविता में भी मिलता है या फिर इस महाकाव्य में भी मिलता है, वो आपकी समझ के आधार पर होगा। व्याख्या हम और करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रगतिवाद पे चलते हैं, या फिर और बताओ करना हो तो। और एक व्याख्या सर थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा तो और अच्छे से समझ में आ जाए। हम्म, एक व्याख्या करते हैं, जैसे अ, तीसरे चरण वाली करते हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहित गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न, केवल जलती मसाल। केवल जलती मसाल समझते हो क्या है? ये सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ एक मसाल जल रही है, ये सिर्फ ये बोल रहा है, जैसे आपने सुना होगा डूबते को तिनके का सहारा, या फिर आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें शायद अकबर या बीरबल की है बात, कि जो खिचड़ी, बीरबल की खिचड़ी हो जाना, कि प्रकाश तो नहीं है या फिर ऊर्जा तो उतनी नहीं है, फिर भी वो जल रहा है। तो एक तरह से वो केवल जलती मिसाल पॉजिटिव पॉइंट भी है और निगेटिव पॉइंट भी है, कि केवल मसाल ही जल रही है, बाकी कुछ है नहीं, ना तो कोई साथ दे रहा है, शक्ति भी दूसरे के साथ है, और ना ही मैं इतना सामर्थ्यवान हूं मुझे खुद के साहस पर। कथानक पढ़ रहे थे, तो कथानक समझने में एक लाइन थी ना, कि राम का साहस भी कुंठित हो चुका है या फिर हार चुका है, लेकिन ये केवल जलती मिसाल उसी बात का प्रतीक है कि एक और मन है राम का जो न थका। तो केवल जलती मिसाल मसाल स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, फिर संशय। अभी समझ आ रहा है संशय कौन सी स्थिति होती है? संशय पूर्ण रूप से निगेटिव स्थिति नहीं होती। ये हमेशा से हम सोचते होंगे कि संशय अगर है कि मैं कर पाऊंगा, तो उसके बाद बगल में भले छोटा सा हो, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, वो साथ में जुड़े ही होते हैं। तो स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, जो राघवेंद्र है, स्थिर मतलब एक तो है कि राघवेंद्र को हिला रहा, दूसरा है कि जो एक स्थिरता है, कि निराला अपराजेय कवि है और निराला महाप्राण निराला कवि है। तो वो जो इंसान है जिसको आर्थिक स्थिति नहीं हिला पाई, जिसको ग्राहिस्थिक स्थिति नहीं हिला पाई, जिसको सामाजिक स्थिति ने नहीं हिला पाया, या फिर कहें कि चलो छोड़ो ग्राहिस्थिक वगैरह, ठीक है, साहित्यिक भी नहीं हिला पाई, तो उसको कौन हिला देता है? उसको सामाजिक स्थिति हिला देती है, या फिर सरोज स्मृति को आप स्थिक स्थिति मानो, तो पुत्री के मरने के बाद निराला की जो स्थिति थी ना, और दूभर हो जाती है, या फिर वो और कमजोर हो जाते हैं। तो वही बात है कि स्थिर राघवेंद्र को खिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में, रावण जय भय। रावण जय भय मतलब एक तो हमें समझ आता है कि रावण की जय हो जाएगी, तो या फिर रावण जीत जाएगा, उसका भय मुझे हिला रहा है, या फिर उसका भय मुझे कमजोर कर रहा है। दूसरी बात गहरे अर्थों में, कि जो इंसान पुरुषवादी समाज से जुड़ा हुआ है, या फिर उसकी विचारधारा छायावाद से जुड़ा हुआ है। अब छायावाद में सबसे गहरी बात क्या होती है? वैयक्तिकता, या फिर आपकी पहचान, आपकी अस्तित्व, और आपकी अस्तित्व है, आपकी पहचान है, सारी चीजें आपकी हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी स्थिति के, अपनी पुत्री के स्थिति के खिलाफ
सब कुछ समझते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी सुधार अगर नहीं कर पाते हो, तो वही स्थिति आपको लगातार भय भय यानी डर में पहुंचाए रहती है, आप नहीं जीत पाते। और सेम टाइम पीरियड में अगर आप गोदान को ले लो या फिर प्रेमचंद को ले लो, तो प्रेमचंद की एक बात बहुत ही फेमस है। वो कहते हैं कि अगर आप में सुधारवादी नजरिया है, लेकिन फिर भी आप अपने घर में सुधार नहीं कर पा रहे हो, तो वास्तव में आपका वो रूप खोखलापन, शायद मालती द्वारा कहलवाते हैं, फिर उसको बहुत सारे समीक्षक समीक्षा करके ऐसा बनाते हैं। मालती कहती है कि अगर तुम्हें परेशानी सामने दिख रही है, फिर भी तुम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो वास्तव में वो तुम्हारी भी परेशानी है। तो वही छायावाद का लक्षण मानो या फिर चाहे आप प्रगतिवाद का लक्षण मानो, जिसमें थोड़ा सा जो अंधकार है ना, अंधकार अपने अंदर का, छायावाद क्या है वास्तव में, स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह। वो जो सूक्ष्म का विद्रोह है कि तुम बाहर से तो सज धज कर हो, अपना पौरुषत्व बता रहे हो, और हम समझ ही रहे हैं कि छायावाद को कहा जाता है कि बंगला कविता की प्रतिछाया है। और कविता की प्रतिछाया कैसे खारिज करता है कि भावुकता की जगह वो पौरुषत्व को लाता है। तो जब भावुकता की जगह आप पौरुषत्व को नहीं ला पा रहे हो, आप कमजोर होते दिखा रहे हो, तो वही चीज है कि वो जो बंगला रामायण है और राम की शक्ति पूजा है, यहाँ पर ही अलग होगा। अब बंगला रामायण में अगर, हालांकि यूपीएससी ऐसा करता नहीं है, पर दिमाग की खोज ही तो है, अगर हमने पढ़ रखा है कहीं पे, तो रिलेट करने में क्या जा रहा है। ये जो भावुकता है ना, या फिर ये जो संशय है, यहाँ पे खत्म होगा। लेकिन बंगला रामायण में वो संशय खत्म नहीं होता, या फिर वो संशय दूर नहीं होता। तो नहीं हुआ आज तक हृदय रूप दम में शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा हो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल्प वह बार बार। कल लड़ने को, जैसे एक स्थिति होती है, मान लो कि कल जैसे हम लोगों की ऐसे की प्रतियोगिता है, ठीक है। तो अगर कल जो है, ठीक है, पहली बार है, आप मान लो 2 पॉइंट से हार गए या फिर 2 नंबर आपको कम मिले, तो आप अगले हफ्ते के लिए बिल्कुल तत्पर रहोगे कि अगली बार मौका मिलेगा तो जवाब देंगे। तो वैसा ही है कि पहले दिन तो काम है, लगभग कमजोर से साबित हो गए। रवि हुआ तो लौटे दोनों युगदक, दोनों जो चरण है उसमें कमजोर से महसूस होते हैं, और एक तरह से संशय भी आ जाता है। लेकिन के बावजूद भी निर्णय तो अभी नहीं निकला है। अभी भी जो समर है, युद्ध है, अपराजेय है, ना तो कोई जीता है ना तो कोई हारा है। जो विकलता है बार बार होके उठ रही है कि कल लड़ने को हो रहा विकल, वह बार बार असमर्थ मानता मन उद्धत हो, हार हार। और जैसे जैसे वो बार बार सोचते हैं लड़ने का, वैसे वैसे मन जो है अपने आप को असमर्थ मानता है। और असमर्थ, फिर से रिलेट कर लो छायावाद से, तो कामायनी में हमने बहुत गहराई से पढ़ रखा है कि वो जो लाइन थी कि चिंता सर्ग में कमजोर तो होते हैं, लेकिन उसे पता है कि मुझ में जो योग्यता है ना, है मुझ में वीर अपार, मुझ में है साहस कि मैं पुनः इस सृष्टि का निर्माण कर पाऊंगा। तो वही एक मन है जो बार बार लड़ने के लिए विकल हो रहा है, और दूसरा मन अपने आप को असमर्थ मानता है और उद्धत होता है कि तुम हार जाओगे। तो इसका अर्थ समझे या फिर लगभग समझ गए हो कि क्या मतलब, हमने गहरे हाँ से सर, समझा, जो इसमें आपने सर व्याख्या इसमें करनी है आपने वो जो नहीं समझा। आपने सर जोड़ने का प्रयास हम्म, किया है कि जैसे कि प्रगतिवाद में वहां पर कमायनी में जैसे हम लोगों को पढ़ा था कि जो वो हारने के भी जैसे कि रामायणी चिंता छायावाद। में बात हो रही अच्छा अच्छा है में चिंता, तो उसमें पढ़ा था कि चिंता के जो स्वर्ग है तो वो बता रहा है कि हम अगर चिंता कर रहे हैं तो आगे बढ़ भी सकते हैं और अपने लक्ष्य को भी पा सकते हैं। लेकिन चिंता ये नकारात्मक भी होती, लेकिन यहाँ पे सर जैसे कि राम की शक्ति पूजा में दिखाई देता है कि ये हार तो जाते हैं लेकिन मन से वो अपने आप को जितने
2 तरह का मन होता है, सर बताया था, तो उसमें मन से जीतने को प्रयास करते हैं। अब स्थूल के माध्यम तो मन की शक्ति से शुद्ध रूप में वो मन से वो जीतने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो ये सारी बातें हैं। इसका अगर अर्थ पढ़ के मैं बताऊं कि क्या लिखा है, तो इन पंक्तियों में कवि ने प्रथम दिवस के युद्ध में पराजित होने के बाद, मतलब पहला चरण जो चलता है, रात के समय की राम की मन स्थिति को बताया। तो जैसे आपने लाइन देखा, राम की मन स्थिति को बताया है, तो आप बता सकते हो कि प्रसंग में यही बात है कि रात के समय एक बार पराजित होने के कारण या फिर थोड़ा कमजोर होने के कारण राम के मन स्थिति में जो चीज चलती है, उस स्थिति को बताया है। और आप अक्सर देखोगे जैसे कि अभी तक जहां जहां हम आगे बढ़ रहे थे, जैसे इनको क्यों बोला जाता है कि कवियों की थाती संभालने वाले, या फिर जो कवि रूप में अगर निराला को देखो ना, तो बहुत ही बड़े कवि हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आप देखो कि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, चाहे तुलसी पढ़ लो, जायसी पढ़ लो और आगे आ जाओ, लेकिन वहां पे जो मना स्थिति थी, मनोविज्ञान के करीब तक नहीं जाती। लेकिन आप दो स्थितियां दिखलाते हैं। अगर आप उनका जायसी का देखो, जहां पे करीब पे हमें दिखेगा कि मन स्थिति नागमती की, लेकिन वहां पे दो स्थितियां बनने को अभी भी नहीं आई हैं, या फिर आई भी हैं अगर एक दो छंदों में, या फिर एक दो दोहो चौपाई में, तो उतनी क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो मन स्थिति साफ साफ दिख रही है, जैसा द्वंद पद्य रचनाओं या फिर आगे की गद्य कहानियों में दिखेंगे आपको, जैसे नागार्जुन में दिखेंगे, या फिर रामधारी सिंह दिनकर के जो कुरुक्षेत्र है उसमें और करीब से दिखेगा। तो वो बात निराला के काव्य में आने लगती है। तो शायद अगर आपसे पूछे कि प्रगतिवाद का जो आधार था राम शक्ति पूजा में लगभग तैसा हो गया था, तो आप ये ऐसा कुछ बताना चाहो तो सोच सकते हो। वातावरण सजीव चित्रण किया। आप देखो, वातावरण का सजीव चित्रण मतलब क्या, कि मानवीकरण अलंकार महसूस होगा। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, वो रिलेट है। जो मना स्थिति है वो प्रकृति के साथ भी अगर उतर कर आ रही है, तो मानवीकरण अलंकार अपने आप ही हो जाए। हमने बात भी की थी कि निराला के काव्यों में मानवीकरण अलंकार होता ही है अक्सर। अमावस्या की काली रात है, ऐसा लग रहा है आकाश निरंतर अंधकार का बमन कर रहा है। बमन समझ रहे हो? बमन मतलब उल्टी करना, कि अंधकार की वो उल्टी कर रहा है। गगन घन अंधकार, तो वो सारी चीजें हैं, समझ आ रही। गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, या फिर ध्यान मग्न। ध्यान मग्न में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। और अनुप्रास अलंकार तो है ही, मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता ही है। साथ साथ अगर भाषा की बात करें, तो संकीर्णिष्ठ साहित्यिक भाषा का प्रयोग काव्य को और गहरा बनाता है। लयात्मकता की बात आप करोगे, भाव, आप जैसे भी भाव, जो प्रसंग में मेन भाव है कि मनोस्थिति का मनोवैज्ञानिक आधार तक दिखाना, वो यही बताता है कि ये सिर्फ राम की स्थिति नहीं है, ये वास्तव में निराला की भी स्थिति है। तो भाव में आप जितनी भी चीजों को के रूप में प्रयोग कर पाओ, या फिर अर्थ के रूप में बता पाओ, तो वो भाव पक्ष में बता सकते। प्रासंगिकता देखो, अब जैसे टॉपरों की बात करते हैं ना, तो हिंदी के टॉपर अगर या तो इंटरव्यू में या फिर कहीं भी उनसे अगर पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में ऐसी कौन सी कविता है जो आपको यूपीएससी के दौरान प्रेरित कर रही थी, तो वो ये कविता राम की शक्ति पूजा बताते हैं, अक्सर बताते हैं कि ये किसी की कामायनी फेवरेट हो, या फिर किसी को गाना अच्छा लगा, लेकिन राम की शक्ति पूजा बताना क्यों जरूरी है, या फिर क्यों बताते होंगे, उसके पीछे आपको कारण पता है? हाँ सर, बता सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि क्यों? दो चीज बता सर। तो पहला है कि सर कमैनी राम की शक्ति पूजा का बताने का तरीका है कि वो पहले हार जाते हैं, लेकिन वो पहले मनोस्थिति सूक्ष्म रूप में, या कहे तो सूक्ष्म रूप में मन से जीतने का प्रयास करते हैं। और इसमें ये भी बताने का प्रयास करते हैं
कि कैसे जो राम है, पहले उनकी मनोस्थिति। देखो, समझो, मेन बात होती है कि जब आप साहित्य से जुड़ते हो तो साहित्य क्या होता है। जैसे दो चीजें होती हैं कि जो निराला की कविता होती है तो उसको लोग कहते हैं कि निराला की कविताएं प्रगतिवाद की नहीं, प्रगतिशील कविता है। तो ये सवाल क्यों आता है। प्रगतिशीलता मतलब, जैसे साहित्य को अगर हम आचार्य शुक्ल की परिभाषा से फिर से समझे, आप साहित्य मतलब जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। और जैसे जैसे जनता की संचित प्रतिबिंब बढ़ते हैं वैसे ही चित्रवृत्तियां बदलती जाती हैं। तो एक इंसान जैसे ही परिवर्तन होता रहेगा, जैसे ही समाज आगे बढ़ता रहेगा, तो उसकी चित्रवृत्तियां बदलती रहेंगी। तो उस आधार पर आप निराला को प्रगतिशील कभी ज्यादा मानते हो, प्रगतिवाद का कभी कम मानते हो। तो वो बात हमको समझ आती है कि जब एक विद्यार्थी है मान लो, या फिर एक कोई मानव है, तो उस मानव की भी वही स्थिति होती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ग्राहिस्तिक रूप से कम पराजित हुआ है, जो सामाजिक और साहित्यिक रूप से आप कह लो कि प्रोफेशनल रूप से, कि जो उसकी सार्वजनिक जिंदगी है जिसमें वो कुछ भी अपने शौकिया चीजों के लिए करता है, तो उसमें वो पराजित हुआ है। लेकिन एक मन और राम का जो न थका, तो वही है एक मन हमारा जो न थका। जैसे बोला जाता है ना कि हर आदमी होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो शायद उस आदमी में 19 आदमी जरूर हार गए होंगे, पर कोई एक आदमी होगा जो लड़ने के लिए तत्पर होगा। तो इसलिए वो बातें की जाती हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इसकी बातें हम समझ सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा को अक्सर क्यों कहा जाता है। और राम की शक्ति पूजा को अगर अर्थ सहित आप 2-3 बार पढ़ोगे तो वो भी आपकी फेवरेट कविता हो जाने ही वाली है। तो ऐसी चीजें, इस कारण ऐसा लोग मानते हैं। या फिर ऐसे सवाल अगर इंटरव्यू में आए तो उस पर विचार किए रहना कि आपकी कौन सी फेवरेट कविता है। क्या वो नागार्जुन की कविता है, बादलों के क्या बादल कुछ कविता नाम था ना, या फिर अकाल और उसके बाद ऐसी कविताएं, या फिर कुरुक्षेत्र, या फिर कामायनी भी और अच्छी कविता है। 15 सर्ग में जीवन की संपूर्ण स्थिति को, परिस्थिति को दिखा दिया जाए, और लास्ट में प्रतिविज्ञा दर्शन, जहाँ पे जो आप थे वो आपको प्राप्त करा दिया जाए, वो भी एक बेहतर कविता, या फिर बता सकते हैं कि ऐसा महाकाव्य मुझे पसंद है या फिर ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो बातें हैं। तो अब हम प्रगतिवाद में बढ़े कि प्रगतिवाद क्या है। निराला को समझ आप गए लगभग। कोई सवाल अगर बन रहे हो तो बताओ। हाँ सर, नहीं इसमें थोड़ा थोड़ा सर उसको थोड़ा व्याख्या वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, उससे थोड़ा दिक्कत हो रहा था। और थोड़ा ठीक आगे है, व्याख्या हम्म। करेंगे आगे। जैसे अभी एक बार हो जाए सिलेबस, फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे, तो ज्यादा दिक्कतें आपको नहीं होगी। अब हम प्रगतिवाद में चलते हैं सीधे। प्रगतिवाद, पहले टाइम पीरियड समझो। कब का टाइम पीरियड है। एक तरफ जहां प्रेमचंद अपनी कहानियां लिख के या फिर उपन्यास लिख के देहावसान हो गया, या फिर उनका स्वयं का गोदान हो जाता है। एक तरफ जहाँ मैला आंचल जैसी रचनाएं लिखी जा रही होती है, जहाँ कामायनी और अभी हम पढ़ रहे थे राम की शक्ति पूजा जैसी रचनाएं लिखे रहे थे, या फिर जहाँ पे छायावाद आगे बढ़ रहा है और उत्तर छायावाद के करीब हम पहुंच रहे हैं। और छायावाद की विशेषता थोड़ा हम फिर से रिवाइज करते हैं। छायावाद की एक बड़ी विशेषता है कि जो प्रतीक होगा, जो बिंब होगा, या फिर जो वैयक्तिक चेतना होगी, जो मानववाद होगा या फिर जो अस्तित्ववाद होगा, है जरूर, पर होनो होने के बावजूद भी वो बिंब रूप में ही सामने आए। कामायनी लिखा गया है, लेकिन कामायनी में अगर आप संदर्भ लेना चाहो तो कोई ऐसा मनु जैसा नायक कम मिलेगा। या फिर एक इंसान जिंदगी जीता है तो वो अगर लज्जा सर्ग में पहुंच गया है ना, तो उससे उबर नहीं पाता। या फिर अगर काम सर्ग में पहुंच गया है, सर्ग से उठकर वो कर्म सर्ग में नहीं जाता। या फिर ऐसी भी चीजें नहीं दिखती कि
अगर श्रद्धा सर्ग में पहुंचा, मैं सारे सर्गों की बात कर रहा हूँ, और सर्गों को आप, जैसे मैं बोलूँ श्रद्धा सर्ग, तो कथानक आपके दिमाग में रेंग जाना चाहिए कि ये बातें थी। अगर आप भूल गए हो तो फिर वो आपकी गलती है। जिस भी सर्ग में है, तो ऐसा नहीं लगता कि कोई वास्तव में मानव होगा जो ऐसा किया होगा, और किया भी होगा तो चलो ठीक है। अब मुझे अगला स्तर चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि एक होता है प्रगतिशीलता और एक होता है प्रगतिवादिता। प्रगतिवाद में आप आगे बढ़ोगे। जैसे प्रगति का मतलब होता है, क्या का मतलब हो गया कि आगे, और गति का मतलब हो गया गति करना, बढ़ना। बात तो समझते ही हो कि विचारधारा है। प्रगति, धनबाद, इन तीन शब्दों से ये मिलकर बढ़ना है, बना है, जिसका मतलब क्या होगा, बढ़ना या फिर दूर तक गति करना। तो जब हम छायावाद से निकल कर आते हैं, जैसे अगर सवाल ही आ गया बाई चांस कि छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है, बहुत जगह पे ऐसा लगता है कि छायावाद ही प्रगतिवाद है। इस छोटे से टाइम पीरियड को हम छायावाद से कैसे अलग करते हैं, या फिर जैसे आ, मैं कहूँ, अगर समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहूँ कि छायावाद में ही प्रयोग होना शुरू हो गया था, तो क्या ये कहना उचित नहीं है कि छायावाद प्रयोगवाद की आधारशिला या फिर आधार भूमि है? तो ये भी बात जायज सी लगती है। लेकिन फिर बात आती है कि प्रगतिवाद जन्म देता है छायावाद को, ना कि अ, प्रगतिवाद जन्म देता है प्रयोगवाद को, ना कि छायावाद जन्म देता है प्रगतिवाद को। तो वो बात समझ आती है कि प्रगतिवाद का अर्थ क्या हुआ, आगे बढ़ना या फिर दूर तक गतिशील रहना। तो समझते ही हो। अब इसमें किस किस तरह की विचारधारा लेकिन रहेगी, सर जरा लेकिन सर समझाओ। जैसे आपने कहा कि हम्म, हम्म। क्या? हेलो। सर इसमें है कि आपने बोला कि छायावाद प्रगतिवाद है देता है छायावाद को, ये तो सर कैसे संभव है? ये छायावाद देता है ना प्रगतिवाद को जन्म। छायावाद वाद को जन्म देता है, और प्रगतिवाद प्रयोगवाद का अगला चरण है, या मतलब शायद मिक्स हो गया, या फिर बोलते हुए गलत हो गया। आप क्रम समझो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो उसकी पृष्ठभूमि बनता चला जाता है। पृष्ठभूमि का ये मतलब नहीं है कि वहां से वो जन्मा है। पृष्ठभूमि का ये मतलब है, जैसे कहानी से समझाना थोड़ा मेरे लिए आसान होता है। जैसे समझो कि मैं कहूँ कि प्रेमचंद युग जो है वो नई कहानियों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो नई कहानियों का कथानक बिल्कुल अलग है, नई कहानियों में सारी चीजें अलग है। लेकिन पृष्ठभूमि देना, जैसे समझो कि अगर हम और आप यहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो अगर ये कहना हो कि जो हमारी बातें हैं वो पृष्ठभूमि बन रही हैं सीखने के लिए, सीख हम और भी तरीके से रहे हैं और हमारा तरीका और भी है, लेकिन सीखने के जो एक पृष्ठभूमि है, आधार है, वो हमारी बातों से हो रहा है। तो वो चीज होती है कि छायावाद पृष्ठभूमि देगी प्रगतिवाद को, प्रगतिवाद पृष्ठभूमि देगी प्रयोगवाद को, और प्रयोगवाद पृष्ठभूमि देगी नई कविताओं को। तो वो चीज हम बातें कर रहे हैं। अब में सामाजिक चेतना होगा जो छायावाद में था। भावबोध अब मार्क्सवादी आधार पर चला जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अ, कामायनी है जिसमें दर्शन, रहस्यवाद, प्रतिविज्ञा दर्शन, आनंदवाद तक पहुंचो, समरसता तक पहुंचो, अभेदवाद तक पहुंचो, या फिर बंधुत्व की बात करो। ठीक है, बात करो जरूर, पर किस आधार पर, किस दर्शन के आधार पर? तो वो समझ आता है कि जब आप आगे बढ़ गए हो तो आपको कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए। अब आप ऐसे नहीं बोल दोगे कि एक दूसरे में सहसंबंध होना चाहिए, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर वो धर्म मैं अपनाऊं कैसे? तो उस धर्म को अपनाने के लिए मुझे मार्क्सवाद की जरूरत होगी, मुझे अस्तित्ववाद की जरूरत होगी, मुझे मानववाद की जरूरत होगी, या फिर मुझे उस सामाजिक चेतना की जरूरत होगी। अधिकांश विद्वान प्रगतिवाद के उद्भव को प्रगतिशील लेखक संघ से जोड़ते हैं।
प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील का मतलब, जैसे अगर मैं बोलूं कि नाथ साहित्य की प्रगतिशीलता पर टिप्पणी लिखो, अब कह दो क्या नाथ साहित्य मतलब नाथ जो लिखते थे गोरखनाथ, क्या वो प्रगतिशील कवि हैं? तो हाँ, प्रगतिशील का मतलब होता है कि जैसे परिवर्तन संसारे मूला, परिवर्तन ही संसार का मूल है, और एक समाज समय के साथ साथ आगे बढ़ता जाता है, और आगे बढ़ने को ही मैं प्रगतिशीलता मानता हूँ। प्रगतिशीलता मतलब प्रगति के लक्षण का होना, और प्रगतिवादिता उस विचारधारा में रहना, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। लेकिन अक्सर लोग प्रगतिवाद और प्रगतिशील दोनों शब्दों को पर्याय मानते हैं, और पहले मैं भी मानता था कि प्रगतिवाद जो है और प्रगतिशीलता जो है दोनों एक ही बात होती है, लेकिन नहीं। अंतर कैसे है? आप अच्छा बता पाओगे अंतर कैसे है, या फिर मैं समझाऊं फिर बताओगे? आप समझिए सर, मैं बताता हूँ। जैसे हरिशरण शर्मा क्या कहते हैं उससे हम समझते हैं। तो हरिचरण शर्मा कहते हैं, प्रगतिवाद के साथ प्रगतिशील शब्द भी निरंतर व्यवहार में आता रहा। जैसे आप समझो कि जो बड़ी कहानी होती थी या फिर जो छोटा उपन्यास होता था उसको बड़ी कहानी बोल दिया जाता था, लेकिन कहानी और उपन्यास दोनों में भेद है। वैसे ही प्रगतिवाद के साथ प्रगतिशील शब्द भी निरंतर व्यवहार में आता रहता है। कुछ समीक्षक प्रगतिवाद और प्रगतिशील को एक दूसरे का पर्याय व समान अर्थक शब्द समझते हैं, जो उनका भ्रम मात्र है। मतलब अक्सर भ्रम हो जाता है। जैसे अ, कहानी उपन्यास से समझो कि एक अंतर अक्सर लोग लिखते दिखेंगे कि कहानियां छोटी होती हैं, उपन्यास बड़े होते हैं, पर ये अंतर वास्तविक अंतर है ही नहीं। त्यागपत्र अगर उपन्यास देखो तो बहुत से जो प्रकाशन है उसको 32 पेज में छापते हैं, बहुत से प्रकाशन 72 पेज में छापते हैं, और बहुत सी बड़ी बड़ी कहानियां भी हैं जो 32 पेज की, या फिर बहत्तर, बहत्तर नहीं मानो चलो, 40-50 पेज की तो होंगी। तो अब अगर उसके आधार पर कि कौन बड़ा है कौन छोटा है के आधार पर आप उसको बोलो कि ये उपन्यास है ये कहानी है, या फिर कहानी ही है अगर छोटी है, अगर उपन्यास होगा तो बड़ा होना चाहिए, नहीं। ऐसा अंतर केवल भ्रम मात्र होता है, जो सेज हमें दिखता है कि आपको लगेगा जरूर कि प्रगतिशील और प्रगतिवाद दोनों पर्याय है और समान अर्थक है, तो आपका भ्रम मात्र है। प्रगतिवाद एक खास किस्म के साहित्य के लिए व्यवहार में आया शब्द है। प्रगतिवाद मतलब उस तरह की विचारधारा का हो जाना। इसके विपरीत प्रगतिशील शब्द की परत में पर्याप्त व्याप्ति और विस्तृति है। मतलब कवि है जो पहले भक्ति काल में है, मान लो तुलसीदास है, ठीक है, हालांकि छोड़ो तुलसीदास, छोड़ो सूरदास। सूरदास ऐसे कवि हैं जो किस तरह की रचनाएं लिख रहे हैं? वात्सल्य की रचना है, श्रृंगार की रचना है। लेकिन जब वो भ्रमर गीत सार लिखते हैं तो वो थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं? उनके बातों में अब वाग विविधता भी आती है, चतुरता भी आती है, व्यंग भी आता है, चीजों को समझाने का तरीका भी आता है। मतलब एक कवि के रूप में वो संपन्न होते हैं। दूसरा समझो कि मान लो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा कि उपदेश न केवल कवि का मनोरंजन, न केवल कवि का मर्म कर्म होना चाहिए, उपदेश का भी उसमें मर्म होना चाहिए। तो वहीं से आपको समझ आया कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं। और आपने जो नक्सिक वर्णन किया था नायिकाओं का, या फिर आपने श्रृंगारिक रचना लिखी थी, तो उसको आपने फाड़ दिया, उसको आपने जला दिया। और अब आप कैसी रचनाएं लिखते हो? समाजवादी रचनाएं लिखते हो, जन सुधारवादी रचनाएं लिखते हो। तो वो आप कहाँ पे हो? प्रगतिशील रचनाकार हो, ना कि प्रगतिवाद के रचनाकार। प्रगतिवाद का जो रचनाकार होगा उसकी हर बातें प्रगति से जुड़े होंगी, या फिर आगे बढ़ने की से जुड़ी होंगी। तो ऐसा समझ आता है कि इसकी प्रगतिशीलता की पर्याप्त व्याप्ति और विस्तृत है। फिर प्रगतिशीलता कब नहीं रही? सवाल है, प्रगतिशीलता कब नहीं रही? आदिकाल में भी रही होगी कि एक कवि केवल वैसी बात लिखता है, अल्हड़पना फूहड़पना लिखता है, विद्यापति। फिर कुछ समय बाद मान लो विद्यापति को समझ आया, फिर उन्होंने अच्छी रचना कर दी, तो प्रगतिशीलता तो रही ही है। तो प्रगतिशीलता कब नहीं रही? वह तो युगानुरूप संदर्भों में प्रत्येक काल में रही
और रहेगी। कारण परिवर्तनशीलता, जीवन, समाज और साहित्य का शाश्वत धर्म। तो धर्म यहाँ पे काम समझ लो, या फिर धर्म यहाँ पे महत्व समझ लो कि धर्म होता है। अतः प्रगतिशीलता युग धर्म की व्याख्या का नाम है। जबकि प्रगति में बाद शब्द जुड़ जाता है तो वह एक देश काल विशेष और समाज की मन स्थिति या फिर मना स्थिति के प्रकर्ष को तो निरूपित करता है, पर अपनी सीमाओं के घेरे में कैद भी हो जाता है। छायावाद की कोख से जन्मा हिंदी का नया साहित्य प्रगतिशील तो है, किंतु एक विशिष्ट सिद्धांत और दर्शन के वादात्मक वृत्त में घिर जाने से संकीर्ण और निश्चित धर्म का द्योतक भी हो जाता है। तो ये बात हमको देखने को मिलती है प्रगतिवाद में। कोई सवाल हो तो बताओ। हेलो। सर समझ हाँ गए। सर, ऐसा अंतर क्यों हमेशा आता रहता है कि हाँ, समझ में आया था कि सर उतना अच्छा से थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा समझाइए ना सर, अच्छा से समझ में नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा समझ में आया प्रगतिवाद कि नहीं, कविता प्रगतिशील, थोड़ा अच्छा से समझा दीजिए ना सर। ये बताइए कि आप छायावाद को समझते हो अच्छी तरीके से। हाँ सर। ठीक है। आप आप छायावाद को समझते हो तो हम्म। ये लाइन समझना। छायावाद की कोख से जन्मा हिंदी का नया साहित्य प्रगतिशील तो है। मतलब अगर मैं कहूं कि एक राम की शक्ति पूजा है, ठीक है। अब राम की शक्ति पूजा के बाद एक जो जन्मी रचना कुकुरमुत्ता प्रगतिशील तो रचना है, मतलब आगे तो बढ़ी है। पहले आप साहित्य का आधार देखते थे, स्वच्छंदतावाद में भी सीमाएं लगाते थे, आप पूर्ण रूप से स्वच्छंद हो गए, मुक्त छंद भी लिखने लगे, तो प्रगतिशील तो हो। पर उस प्रगतिशील में एक विशिष्ट सिद्धांत भी जुड़ गया, विशिष्ट दर्शन भी जुड़ गया कि आप सिर्फ आगे नहीं बढ़े हो, आप आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े हो। आगे बढ़ना और आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ना, दोनों बातों में अंतर होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि चलो यहाँ से हटो, जाओ, तो मतलब आप हटोगे, तो वो एक तरह से होगी प्रगतिशीलता कि आप गांव से हट के आगे चले गए। लेकिन गांव से हट के आपका आगे जाना क्या वास्तव में आपकी प्रगतिवादिता हुआ? वो प्रगतिशीलता हो। लेकिन आगे बढ़ना कब होगा? जब आप गांव से उठकर आगे बढ़ोगे और कुछ, जैसे गांव में आप मान लो निरर्थक थे, शहर में आपका महत्व सार्थक होगा। तो वो विशिष्ट सिद्धांत और दर्शन के वादात्मक वृत्त से घिर जाने से संकीर्ण और निश्चित धर्म का द्योतक भी हो जाता है, इसलिए वो प्रगतिवाद हो जाता है। समझे? अब समझ आया? समझ में आ गया सर। हाँ। हाँ सर। तो ये बात है प्रगतिवाद की। सर इसमें सर मानववादी दर्शन कहाँ से सर दिखाई देते हैं? इसमें तो मार्क्सवादी दर्शन दिखाई देता है। देखो, मानववादी दर्शन मान लो लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर हम समझना चाहें मानववादिता होता क्या, तो अब कुछ केंद्र में नहीं होगा, केंद्र में क्या होगा? मानव केंद्र में होगा। और जो प्रगतिवादिता की बात हो रही है, किसकी प्रगतिवादिता की बात हो रही है? तो समाज की बात हो सकती है मानव की। कि समाज का, हाँ, एक तो समाज की बात हो सकती है कि समाज का उत्थान हो जाए, समाज आगे बढ़ जाए। समाज रूढ़ियों से जुड़ा हुआ है तो रूढ़ियां छोड़ दे। लेकिन अगर आप देख रहे थे पीछे ही, हम छायावाद में देख रहे थे कि अब जो विस्तार होगा वो व्यक्तिकता के आधार पर विस्तार होगा। तो जब व्यक्तिकता के आधार पर विस्तार होता है तो वो चीज हमें समझ आती है कि हाँ, ये बातें अब इसके करीब पहुंचने लगी हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या बोला कि प्रगतिवाद को प्रगतिशील लेखक संघ से प्रादुर्भूत मानना इतिहास का मजाक उड़ाना है। क्या बात हुई, जरा समझाओ, क्या मतलब हुआ?
कि अगर प्रगतिवाद के लेखकों को या फिर प्रगतिवाद को प्रगतिशील लेखक संघ के प्रादुर्भूत मानोगे तो उसका मतलब इतिहास का मजाक उड़ाना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक समाज जनता की चित्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। और जनता की चित्रवृत्ति, जैसे अभी मान लो कि आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो, एक महीने बाद आप हिंदी साहित्य और बेहतर तरीके से समझ लोगे। तो जब आप और आगे बढ़ जाओगे, तो अगर उसको भी मैं मानूं कि अभी भी आप पढ़ रहे हो, तो पहले आप पढ़ रहे थे, अब आप विश्लेषण करोगे या फिर अब आप सीखोगे। तो लगातार वही चीज करना, या फिर जैसे आप आज कहानी पढ़ रहे हो और कल भी उसी कहानी को पढ़ रहे हो, आज आप उसी कहानी का वही मतलब समझ रहे हो और कल भी उसी कहानी का वही मतलब समझ रहे हो, तो उसका मतलब होता है कि आप आगे नहीं बढ़े हो, या तो आप कहानी का मजाक उड़ा रहे हो। तो ये चीज डॉक्टर बच्चन सिंह बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां विद्यमान हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय आधार पर जब हम भाषा खंड कर रहे थे, तो उसमें एक आधार था कि भाषा का या फिर हिंदी भाषा का अखिल भारतीय विकास के रूप में आप आधार बताओ या फिर कैसे विकसित हो। तो अखिल भारतीय विश्व स्तर पर सम्मेलन रखे। तो ये सम्मेलन वास्तव में प्रगतिशील लेखकों के थे, जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ राइटर फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर, जैसे पेरिस में शायद पहला आयोजन हुआ था। के बाद 12 या 13 शायद शिखर सम्मेलन हुए अलग अलग जगह पे। तो वो हेनरी बारबूज, पहला जो इंसान है, हेनरी बारबूज, उस चीज को आगे बढ़ाता है। सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, हिंदी के अलावा भी जो और भी रचनाएं हैं, जैसे पाश्चात्य साहित्य में या फिर और भी जगह पे है, तो वहाँ पे संस्कृत की रक्षा के लिए विश्व लेखक संघ ने वो स्थापना की, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ राइटर फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर। तो वो चीज़ें हमें समझ आती है कि जो विश्व में हो रहा था, तो हम भी वो चीज़ कर रहे थे। और आपसे भाषा खंड में जब ये सवाल पूछता है, या फिर पेपर वन में जब ये सवाल पूछता है, तो वो सवाल वही है कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध कथाकार और विचारक ई.एम. फोस्टर की अध्यक्ष। आप सोच के देखो कि अभी तक जितना प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन ईलाचंद जोशी हो, वो अज्ञे हो, या फिर जैनेन्द्र हो, तो इनकी रचनाओं में इतना ज्यादा पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव कैसे पड़ने लगता। तो वो प्रभाव वही है कि तुम प्रगतिशील लेखक बनो, तुम अब लीक से हटकर रचनाएं लिखना शुरू करो। और एक बात अभी हमने कही कि जब हम अभी पढ़ रहे थे, तो मन स्थिति को बताना कि जो मन की स्थिति चल रही है छायावादी, और लगभग वही बात है कि आप उस मन स्थिति को कैसे दिखाओगे। तो वो सारी चीजें प्रभाव डालने लगती हैं। जो हमारे साहित्य हैं, वो अगर सामने वाला पढ़ रहा है, जैसे मूलतः तो हमारे जो वाङ्मय है, जैसे गीता हो गया और बड़े बड़े ग्रंथ हो गया, उनको पढ़ा जाता था। लेकिन हमारे जो साहित्य हैं, उनको भी पढ़कर उनमें फर्क दिखता था, और उनके साहित्य पढ़कर हमारे में फर्क दिखता था। तो ये चीज ही उसके करीब आई। जैसे फलतः मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के द्वारा लंदन में 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, जिसके घोषणा पत्र का सारांश प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में छापा। तो ये सारी चीजें हमको समझ आती हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक बुराई का अंत, हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक समानता का समर्थन करना। और जैसे ही आप देखोगे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता का समर्थन, मार्क्सवाद दिखेगा। जैसे ही आप दिखोगे हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बनना, गांधीवाद दिखेगा। सामाजिक बुराइयों का अंत करना, मतलब सुधारवादी दिखेगा। कुरीतियों, अन्याय और पिछड़ेपन का विरोध करना, मतलब विरोधवादी आपको दिखेगा, या फिर प्रगतिशीलता दिखेगी। उसी को हम बोलते हैं। इसका उद्देश्य ये प्रगतिवाद था। आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन ये आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इसलिए मूलतः प्रगतिशील दृष्टिकोण की बात की गई। लेकिन कब यह प्रगतिशीलता प्रगतिवाद से जुड़ गई, यह नहीं कहा जा सका। और 1936 में प्रेमचंद, अब प्रेमचंद को देखो, प्रेमचंद लगातार सुधार करने की बात करते हैं। प्रेमचंद क्या बोलते हैं? मुझको कोई हविस नहीं है कि मैं बड़ा गाड़ी बनाऊं, बड़ा बंगला बनाऊं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो जो भी लिखा जाए
वो समाज का उत्थान करें। और समाज का उत्थान मतलब प्रगति की बात करते हैं। और जो अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने ऐसी बात की थी कि मूलतः प्रगतिशील दृष्टिकोण की बात की गई, लेकिन कब यह प्रगतिशीलता प्रगतिवाद से जुड़ गई, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो हम समझते हैं ये सारी चीजें हैं। अब बाकी का हम कल करते हैं, आज के लिए बस इतना। अब कल हम थोड़े प्रगतिशील या फिर प्रगतिवाद के कवियों को देखेंगे, और जो हमारे सिलेबस में है, क्या नाम है, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कोई सवाल हो तो बताओ। हेलो। हेलो, कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो फिर बंद करते आवाज हैं। नहीं आ रही है? बोलिए, अब आ रही है। नहीं सर, नहीं था। हेलो। हाँ, वो बोल रहे थे कि बोलिए।